हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल हिस्ट्री विद दुष्यंत पर। हम लोगों ने कल के प्रश्न में 46 प्रश्नों को किया था। आज हम शुरू करेंगे 47 से प्रश्नों को। ये लगातार आपके जीव विज्ञान के दूसरी वीडियो है जो आपकी बीपीएससी द्वारा जितने भी प्रश्न आज तक पूछे गए हैं घटना चक्र की बुक द्वारा आपको कराए जा रहे हैं। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। अगर वीडियो आपको पसंद आए तभी आप वीडियो को लाइक और शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, चैनल पर नए हैं। तो पहला प्रश्न कह रहा है आपसे कि मनुष्य के शरीर के किस अंग में लिम्फोसाइट का निर्माण होता है। तो सबको पता होगा तिल्ली और अस्थिमज्जा में आपका लिम्फोसाइट का निर्माण होता है। जैसा कि मनुष्य के शरीर में तिल्ली या प्लीहा जिसको स्प्लीन बोलते हैं, तो यहाँ से इसको भी ध्यान रखना। स्प्लीन आपके एग्जाम में इस तरह से लिख के पूछा जा सकता है। तो इस तरह स्प्लीन हिंदी में लिख करके आपको थोड़ा सा एग्जामिनर कन्फ्यूज करने की कोशिश करेगा, तो आपको ध्यान रखने की बात है। थाइमस ग्रंथि, अस्थिमज्जा, बोन नैरो। तो बोन नैरो यहाँ पे अंग्रेजी में लिखा गया है। अगर आपको ऑप्शन में ऐसे लिख करके दे देगा हिंदी में बोन नैरो, तो आपको ये जो बातें हमने बता रही है आपको ये आपको ध्यान देना है। ऐसे आपको हिंदी में लिख करके एग्जामिनर आपको कन्फ्यूज कर सकता है, तो आपको दोनों बातें याद रखनी है। तो लिम्फोसाइट कोशिका का आपको पता हो गया है कि कहाँ निर्माण होता है इसका। प्लीहा में होता है जिसको स्प्लीन भी बोलते हैं, तिल्ली भी बोलते हैं। थाइमस ग्रंथि और अस्थिमज्जा बोन नैरो में लिम्फोसाइट का निर्माण होता है। लिम्फोसाइट एक प्रकार के श्वेत रक्त कणिकाएँ WBC यानी वाइट ब्लड सेल्स, इसका भी मतलब आपको पता होना चाहिए, जो गश्ती सेना की भांति समस्त शरीर में घूमती रहती है। सुरक्षा तंत्र के सारे भागों के बीच सामंजस्य स्थापित करती है। देखिए जैसे सेना हमारे देश की रक्षा करते हैं, उसी प्रकार से हमारे शरीर के अंदर ये आपकी WBC रोगाणुओं से रक्षा करती है, उनसे लड़ती है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगले प्रश्न की बात करते हैं। तो आपसे पूछा गया है कि ओंकोजीन संबंधित है। ओंकोजीन आपका कर्क रोग से संबंधित है। ओंकोजीन एक असामान्य जीन है जो कि कैंसर कर्क रोग के लिए उत्तरदायी होता है। सर्वप्रथम इसकी पहचान SRC के रूप में की गई थी। वर्ष 1970 में खोजा गया यह घटक मुर्गियों में कैंसर वायरस का घटक था, जिसे रास सरकोमा वायरस का नाम दिया गया था। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। रक्त कैंसर ल्यूकीमिया की रोकथाम में प्रयोग किया जाने वाला रेडियो समस्थानिक है। तो आपका फास्फोरस 32 और कोबाल्ट 60 प्रयोग होता है। रेडियो फास्फोरस P32 तथा कोबाल्ट 60 का उपयोग ल्यूकीमिया यानी कि एक प्रकार का रक्त कैंसर है, इसके इलाज में किया जाता है। तो यहाँ से आपका ऑप्शन नंबर E राइट आंसर हो जाएगा। उपरोक्त में से एक से अधिक। आपके एग्जाम में भी जो 4 ऑप्शन की जगह में 5 ऑप्शन आपको देखने को मिलेंगे, जिसमें 5वां ऑप्शन आपका ये होगा उपरोक्त में से कोई नहीं या फिर उपरोक्त में से एक से अधिक। और 1/4 की निगेटिव मार्किंग आपके एग्जाम में है। और पहला पेपर आपका जिसमें लैंग्वेज का होगा उसमें कोई निगेटिव मार्किंग नहीं है। तीव्रता एवं व्युत्कटता के आधार पर निम्नलिखित में से कौन सा कर्क रोग उत्पन्न कर सकता है, उसका उपचार भी करता है। तंबाकू, एल्कोहल, आयनी विकिरण और पराबैंगनी किरणें। आयनी विकिरण ही वह कारक है जो कर्क रोग उत्पन्न कर सकता है और उपचार में भी प्रयुक्त होता है। तो यहाँ से आपका ये बिल्कुल सही जवाब है। तो आयनी विकिरण ही वह कारक है जो कर्क रोग उत्पन्न कर सकता है और उसके उपचार में भी प्रयुक्त होता है। विकिरण चिकित्सा में कैंसर की कोशिकाओं और संकुचित गांठ को नष्ट करने के लिए आयनीकरण विकिरण का उपयोग किया जाता है। अनुसंधानों से स्पष्ट हो गया है कि निम्न एवं माध्यम विकिरण एक्सपोजर से कैंसर नहीं होता, लेकिन लंबे समय तक विकिरण के प्रयोग के कारण कैंसर हो सकता है। तो ये बातें यहाँ से इम्पोर्टेंट है, याद रखिएगा। अब देखते हैं अगला प्रश्न। सहज प्रणाली का परिवर्धन निम्नलिखित में से कौन सा है। तो सहज प्रणाली का परिवर्धन, प्रणाली की स्वपोषी क्रिया। देखते हैं थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन के बारे में। सहज प्रणाली मुख्य तंत्रिका प्रणाली का एक भाग है। तो सहज प्रणाली आपकी मुख्य तंत्रिका प्रणाली का एक भाग है। यह सहज प्रकार्यों को नियंत्रित करती है। अतः सहज प्रणाली के विकास को प्रणाली की स्वपोषी प्रक्रिया के रूप में परिभाषित किया जा सकता है।
देखिए, आप लोग वीडियो को लाइक नहीं करते हैं, देखते तो काफ़ी सारे लोग हैं। आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को आप लाइक कर दिया करिए। अगर वीडियो पसंद नहीं आती है तो कमेंट बॉक्स में आप अपनी राय ज़रूर दें। अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। शरीर का तापमान नियंत्रित करता है, हाइपोथैलेमस करता है। कई बार ये एग्जाम को हमने इसको करवाया है। ये ऐसे प्रश्न स्टार लगा लीजिए, बार बार रिपीट होते हैं। मानव शरीर का तापक्रम साधारणतः 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। मानव शरीर के तापक्रम के स्थिर रहने के कारण शरीर में तापक्रम नियंत्रण की एक यांत्रिक जैविक प्रणाली का कार्य करना है। मस्तिष्क का हाइपोथैलेमस भाग इस प्रक्रिया का नियंत्रक होता है। यहाँ थोड़ा सा मिस्टेक है, नियंता लिखा हुआ है, थोड़ा सा बना लीजिएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। शरीर का तापमान नियंत्रित करता है। देखिए, उसी प्रश्न को फिर से पूछा गया, इसके पहले 2018 में पूछा गया बीपीएससी द्वारा। इम्पोर्टेंट है दोस्तों आपकी एग्ज़ाम के लिए। अगर आप भी बिहार टीचिंग एग्ज़ाम देने जा रहे हैं तो बिहार टीचिंग एग्ज़ाम के लिए बीपीएससी द्वारा जितने भी प्रश्न प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं उनको फटाफट से आपको तैयार कर लेना है। जहाँ से भी आपको वीडियो अच्छी लगे, कंटेंट आपको मिले, वहाँ से आप पढ़ के जाइए, कोई समस्या नहीं है। आप कहीं से भी पढ़ते हैं, जहाँ से आपको अच्छा लगे आप पढ़िए, लेकिन पढ़िए ज़रूर। तो यहाँ आपका हाइपोथैलेमस हो जाएगा। उसके ऊपर हमने आपको एक्सप्लेनेशन भी दिखाया था। लैंगिक जनन के आनुवंशिक विचरण कैसे होता है, तो जीन के माध्यम से होता है, सभी को पता है, लेकिन इसमें थोड़ा फंसाने वाला ऑप्शन आपको मिला है, तो देख लेते हैं एक्सप्लेनेशन पर। जीन के सम्मिश्रण, क्रोमोसोम में बदलाव एवं जीन के मिश्रण उपर्युक्त तीनों से ही लैंगिक जनन से आनुवंशिक विचरण होता है। तो यहाँ केवल 4 ही ऑप्शन थे और 4 ऑप्शन में एक आपका एक से अधिक था। तो यहाँ लैंगिक जनन से आनुवंशिक विचरण कैसे होता है, तो जीन के सम्मिश्रण ब्रीडिंग से, क्रोमोसोम में बदलाव से और जीन के मिश्रण सफलिंग से। तो यहाँ ये बातें इंपॉर्टेंट है, स्टार लगा लीजिए। ऐसे प्रश्न आपको दिया जाएगा ताकि आप भी समय ख़राब करें और एग्जाम हॉल में कम से कम क्वेश्चनों को आप कर पाएंगे इस तरह, अगर आपको क्वेश्चन देखने को मिलता है एग्जाम पीरियड में। डीएनए को किसने अंतः पात्र में बनाया, तो डीएनए को आर्थर कोनबर्ग ने बनाया था। आर्थर कोनबर्ग ने सर्वप्रथम डीएनए को अंतः पात्र में बनाया। 2015 में पूछा गया प्रश्न है। पार्किंसन बीमारी के उपचार के लिए विकास के लिए किसको नोबेल पुरस्कार दिया गया, तो आर्विड कार्लसन को। पार्किंसन बीमारी के उपचार के लिए ये स्वीडिश वैज्ञानिक है, न्यूरो साइंटिस्ट आर्विड कार्लसन को वर्ष 2000 के फिजियोलॉजी और मेडिसिन में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। उन्होंने खोजा कि डोपागाइन मस्तिष्क में एक महत्वपूर्ण न्यूरोट्रांसमीटर है और पार्किंसन रोग के दौरान मस्तिष्क के बेसल गैंग्लिया में डोपामाइन उत्पन्न करने वाला तंत्रिका कोशिकाओं का क्षय होने लगता है, जो शरीर में कपकपी, अकड़न तथा गति अक्षमता का कारण बनता है। उनके शोध से यह ज्ञात हुआ कि पार्किंसन रोग मस्तिष्क के कुछ भाग में डोपामाइन की कमी के कारण होता है और इसके लिए एक कारगर औषधि एल-डोपा विकसित किया जा सकता है। तो यहाँ से ऐसे लंबे प्रश्न आने की संभावना ज़्यादा नहीं होती है, तो हम इसको स्टार में गिनती नहीं करेंगे। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। कुछ ऐसे प्रश्न होते हैं दोस्तों जो आपको भी पता होगा कि इनकी आने की संभावना होती है। एक आस सा लग जाता है कि ये आपके एग्जाम में दोबारा से फिर से पूछे जाएंगे, तो ऐसे प्रश्न को आपको नहीं छोड़ना है। ऐसे प्रश्न बहुत ही हल्के होते हैं, कंफ्यूज भरे होते हैं, क्योंकि एग्जामिनर को भी पता है कि एग्ज़ाम आपका जो भी प्रश्न रखे जाएंगे थोड़े से मॉडरेट होंगे, कुछ प्रश्न आपके हाई लेवल के होंगे, उसी में आपको ये प्रश्न दिए जाते हैं जो मॉडरेट लेवल के हैं और गलत हो जाते हैं, क्योंकि ओवर कॉन्फिडेंस भी आप लोग दिखाते हैं। कौन सा दिन डायबिटीज़ दिवस के रूप में जाना जाता है, तो 14 नवंबर का दिन है जो डायबिटीज़ के रूप में जाना जाता है। मधुमेह जिसे कहते हैं, विश्व मधुमेह दिवस प्रतिवर्ष 14 नवंबर को मनाया जाता है। ये इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, स्टार लगा लीजिए। अगला प्रश्न है, सबसे छोटा जीव जो स्वयं विकास एवं प्रजनन करने में समर्थ है, तो आपका माइकोप्लाज्मा राइट आंसर हो जाएगा। थोड़ा सा माइक्रोप्लाज्मा के बारे में देख लेते हैं।
माइक्रोप्लाज्मा सबसे छोटा जीव है जो स्वयं विकास एवं प्रजनन करने में समर्थ होता है। याद रखिएगा, ऐसे प्रश्न आपके एग्जाम में आएंगे, स्टार लगा लीजिए। निम्नलिखित में से किसकी कोशिकाओं में कोई एंजाइम नहीं होता है? तो विषाणु, वायरस में कोई एंजाइम नहीं होता है। विषाणु शब्द की उत्पत्ति लैटिन शब्द वायरस से हुई है। तो पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है, आपको याद रखना है, जिसका शाब्दिक अर्थ विषाणु या विष अणु है। ये आकोशिकी अति सूक्ष्म जीव हैं जो केवल जीवित कोशिकाओं में ही वंश वृद्धि कर सकते हैं। रासायनिक दृष्टि से ये प्रोटीन आवरण से घिरे न्यूक्लिक अम्ल, न्यूक्लिक एसिड के खंड हैं। विषाणु पोषक कोशिकाओं के बाहर ना तो कोई जैव क्रिया कर सकते हैं और ना ही इनका द्विगुणन हो सकता है। तो ये केवल जीवित कोशिकाओं में ही वंश वृद्धि कर सकते हैं, ये पॉइंट है, याद रखिएगा। दूसरे टाइप से थोड़े से फेरबदल में पूछा जा सकता है अगली बार आपके एग्जाम में। बिल एवं मेलिंडा फाउंडेशन द्वारा स्थापित भारत के लिए कार्यक्रम AVAHAN आह्वान किसके प्रतिरोध के लिए कार्यरत है? तो भारत में HIV एड्स की रोकथाम हेतु बिल एवं मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन द्वारा प्रायोजित पहल आह्वान की शुरुआत वर्ष 2003 में हुई थी। तो यहाँ से आपका HIV और एड्स राइट आंसर हो जाएगा। ये आने की संभावना हो सकती है क्योंकि थोड़ा सा बेहतरीन और बेस्ट क्वेश्चन ये है। सर्वप्रथम मानव हृदय प्रत्यारोपण दक्षिण अफ्रीका में, राइट आंसर हो जाएगा। डॉक्टर क्रिश्चियन बर्नार्ड आपको याद रखना है, अफ्रीका के एक प्रसिद्ध सर्जन थे जिन्होंने आप सर्वप्रथम मानव हृदय का पहला सफलतापूर्वक प्रतिस्थापन ट्रांसप्लेनेशन हृदय प्रत्यारोपण जिसको कहते हैं, इन्होंने किया था। तो यहाँ से ये इंपॉर्टेंट है, बहुत बार कई एग्जामों में ये प्रश्न पूछा गया है। जीवाणु की खोज ल्यूवेनहॉक आपको याद रखना है, सीधे तौर पे पूछा जाता है, ये बार बार पूछा जाने वाला प्रश्न है। एंटोनी वैन ल्यूवेनहॉक को सूक्ष्म जीव विज्ञान के जनक के रूप में जाना जाता है। तो एक प्रश्न यहाँ से बन सकता है कि सूक्ष्म जीव विज्ञान के जनक कौन हैं? एंटोनी वैन ल्यूवेनहॉक। इन्होंने 1676 ईस्वी में अपने ही बनाए एकल लेंस सूक्ष्मदर्शी यंत्र से जीवाणुओं की पहचान की। अब देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है कि बायोडिग्रेडेबल अपशिष्ट को आमतौर पर जिसकी मदद से उपयोगी पदार्थ में बदला जा सकता है वह है। इसके पहले की वीडियो में ये प्रश्न आपको मिला होगा। तो यहाँ से बैक्टीरिया राइट आंसर हो जाएगा क्योंकि बायोडिग्रेडेबल अपशिष्ट सामान्यतः जीवाणु बैक्टीरिया द्वारा उपयोगी पदार्थों में परिवर्तित किया जाता है। तो बायोडिग्रेडेबल ये प्रश्न इंपॉर्टेंट है, अगली वीडियो में पूछा गया था, 2022 में भी पूछा गया, तो आपके एग्जाम में आने की संभावना है। ऐसे प्रश्न में थोड़ा सा आपको दिमाग लगाना है। कणीय तत्व क्या है? कणीय तत्व वायु प्रदूषक है, यहाँ से आपका राइट आंसर होता है। थोड़े से फैक्ट्स के बारे में देखते हैं कि कणीय तत्व पार्टिकुलर मैटर को कणीय प्रदूषक भी कहा जाता है, जो कि वायु में उपस्थित अत्यंत सूक्ष्म कणों व तरल के सूक्ष्म बूंदों का एक जटिल मिश्रण होता है। यह वायु की गुणवत्ता को प्रभावित करने वाले कारकों में से एक प्रमुख कारक है। देखिए दोस्तों, जितने भी विद्यार्थी इस वीडियो को देख रहे हैं, चाहे उनकी संख्या भले ही कम हो, हम आपको ये कहेंगे कि प्रीवियस ईयर हम आपको करा रहे हैं। आप सभी वीडियोज़ को चैनल पे जा कर के देख लीजिए। जितनी भी वीडियोज़ अब तक अपलोड की गई हैं, चाहे आपका केमिस्ट्री हो, रसायन विज्ञान का हो, या फिर फिजिक्स हो, भौतिक विज्ञान का हो, और अब आपका बायोलॉजी का सभी प्रश्न आपको लगातार मिल रहे हैं, जो आपके BPSC द्वारा घटना चक्र के बुक में सभी प्रश्न जो भी हैं उन्हीं के माध्यम से हम आपको करा रहे हैं। तो घटना चक्र की बुक में आपके दिए गए हैं, अगर आपके पास बुक है तो अच्छी बात है, आप वहाँ से भी पढ़ सकते हैं। वहाँ से मन न लगे तो सीधे आप यूट्यूब पे आके वीडियोज़ को देख सकते हैं। तो अगर वीडियो आपको पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। संवहनी वैस्कुलर पौधों में पानी ऊपर किससे जाता है? तो ये आपका जाइलम टिश्यू, जाइलम ऊतक के द्वारा जाता है। टिश्यू का मतलब होता है ऊतक। जड़ों द्वारा अवशोषित किया गया जल, खनिज पोषक तत्व तो पूरे पौधे में जाइलम नामक संवहन ऊतक द्वारा ले जाया जाता है। इम्पोर्टेंट है यह प्रश्न, बार बार थोड़े से फेरबदल में पूछा जाता है। तो हमारा कहना यही है कि चाहे आपकी संख्या कम हो हमारी वीडियो देखने वाले बच्चों की, लेकिन जितने भी कम ही बच्चे अगर देख रहे हों, सभी प्रीवियस ईयर के जितने भी प्रश्न करा रहे हैं सबको आपको तैयार करके जाना है। वीडियो को आप 1 से 2 बार देखिए।
आपको हर एक प्रश्न याद होने चाहिए प्रीवियस ईयर की। ये बात हमारी आप नोट करके रखिएगा, दिमाग में हमेशा के लिए बैठा लीजिए जब तक कि आपका एग्जाम ना हो जाए। सेल्सियस स्केल पर मानव शरीर का तापमान आपको बताना है, तो वहाँ पे 98.6 फ़ारेनहाइट आपका फ़ारेनहाइट में पूछा गया था। 98.6 आपको याद रखना है। वही आपका मानव शरीर का फिर से तापक्रम सेल्सियस में पूछा गया है, जो कि 36.9, इसको हम कह सकते हैं 37 सेल्सियस। तो सेल्सियस में पूछा जाए तो आपको ये याद रखना है, और फ़ारेनहाइट में पूछा जाए तो 98.6। नीचे आपका दिया भी गया है, आपकी ये फैक्ट्स में हमने ध्यान नहीं दिया। तो सेल्सियस स्केल पर मानव शरीर का तापमान 36.9 सेंटीग्रेड होता है। फ़ारेनहाइट में उसका मान 98.4 या 98.6 लगभग होता है। तो ज़्यादातर आपके एग्जाम में ये आता है, लेकिन दोनों बातें यहाँ से आपको याद रखनी है क्योंकि ये इम्पोर्टेंट है। यहाँ से एक प्रश्न आपका बनेगा, स्टार लगा लीजिए मेरे दोस्तों। अब देखते हैं अगला प्रश्न। सर्वदाता वर्ग के रक्तदाता का रक्त वर्ग ग्रुप होता है। तो सर्वदाता जो सबको रक्त दे सकता है वो हो जाएगा। सर्वग्राही आपका ए बी हो जाएगा, जो सबका ले सकता है, कोई एंटीजन नहीं होता है। तो यहाँ पे हम जब एक्स्ट्रा फैक्ट्स में देखेंगे तो सारी चीज़ें आपकी क्लियर हो जाएंगी। ये देख लीजिए, यहाँ ओ वर्गधारी व्यक्ति सभी वर्गों को रक्तदान कर सकता है, इसलिए इसे सर्वदाता कहते हैं। तो कारण आपको पता चल गया कि इसको सर्वदाता क्यों कहते हैं। यह ध्यान देने योग्य बात है कि ए बी वर्ग वाले व्यक्ति को किसी भी वर्ग का रुधिर दिया जा सकता है, परंतु इसका रुधिर किसी दूसरे रुधिर वर्ग के व्यक्ति को नहीं दिया जा सकता। अतः ए बी वर्ग व्यक्ति को सार्वत्रिक ग्राही कहते हैं। सार्वभौमिक स्वीकार्य रक्त समूह, देखिए उसी प्रश्न को जो यहाँ आपने फैक्ट्स में पढ़ा है उसी को फिर बीपीएससी ने अगली बार क्या किया 2022 में थोड़े से बदलाव उनसे पूछा कि सार्वभौमिक स्वीकार्य रक्त समूह, ए बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो ऐसे ही प्रश्न रखे जाते हैं। अब यहाँ ए बी न दे के आपको यूनिवर्सल एक्सेप्टर दे दे तो आप क्या करेंगे, और ज़्यादा दिक्कत आपको हो जाएगी। इसीलिए मैं बार बार कहता हूँ कि जो चीज़ें दी गई हैं बुक में, थोड़ी सी एक्स्ट्रा चीज़ें दी गई हैं, उनको भी आप ध्यान दीजिएगा। जैसे यहाँ हिंदी पे लिखा गया सार्वभौमिक स्वीकार, उसी को हम अगर फिर से हिंदी माध्यम में ये अंग्रेजी वाले को लिखते हैं यूनिवर्सल, ऐसे लिख करके पूछते हैं तो भी आपकी कठिनाई के स्तर को बढ़ाता है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है, कोई चीज़ें आपको किसी भी रूप में मिले, क्योंकि लिपियां ऐसी होती हैं कि थोड़े से फेरबदल में लिखी जाती हैं। तो यही आप समझने की बात है। आपने सीटेट में पढ़ा भी होगा, हड्डियों की पढ़ाई विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत होती है। ये ऑस्टियोलॉजी के अंतर्गत होती है हड्डियों की पढ़ाई। वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, फैक्ट्स को देखते हैं। ऑस्टियोलॉजी के अंतर्गत अस्थियों का अध्ययन किया जाता है। ओरोलॉजी, तो ओरोलॉजी के अंतर्गत पर्वतों का अध्ययन याद रखना है। जब ओरोलॉजी पूछा जाए तो पर्वतों का अध्ययन, सीरोलॉजी पूछा जाए तो रुधिर सीरम का अध्ययन। जियोलॉजी में आपका पृथ्वी की आंतरिक संरचना तथा उसमें पाए जाने वाले पदार्थों का अध्ययन किया जाता है। तो 3-4 प्रश्न यहाँ से ही बनेंगे दोस्तों। इस फैक्ट्स को आप याद कर रखिएगा या फिर स्क्रीनशॉट लेकर के रख लीजिएगा। अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं, इम्पोर्टेंट है। कशेरुक रज्जु में से कितनी जोड़ियाँ तंत्रिकाएँ निकलती हैं। देखिए यहाँ जितने भी प्रश्न हम लोग बीपीएससी का प्रीवियस करने का मतलब ये है कि जो प्रश्न आपके एक्स्ट्रा फैक्ट्स के रूप में दिए गए हैं, थोड़े से फेर बदल यानी थोड़े से बदलाव से बीपीएससी प्रश्नों को पूछता है, उसी प्रश्न को थोड़े से बदलाव में पूछता है। तो अगर आप प्रीवियस ईयर के साथ में एक्स्ट्रा फैक्ट्स करते हैं तो चीज़ें आपकी क्लियर होंगी, और जो भी प्रश्न बनेगा बीपीएससी द्वारा आपके एग्जाम में उसको आप अच्छे से कर पाएंगे। तो कशेरुक रज्जु में कितनी जोड़ियाँ तंत्रिकाएँ निकलती हैं, तो यहाँ से आपका 31 जोड़ी राइट आंसर हो जाएगा। मनुष्य के जीवन काल में कितने दांत 2 बार विकसित होते हैं। 20 दांत याद रखने की बात है। ये दोनों प्रश्न वेरी इंपॉर्टेंट है। मनुष्य के जीवन काल में 20 दांत 2 बार विकसित होते हैं और 12 दांत केवल 1 बार पैदा होते हैं। मनुष्य की खोपड़ी में कितनी अस्थियां होती हैं, तो 28 आपको याद रखना है। अब यहाँ से फैक्ट्स में कई अंगों की हड्डियों के बारे में आपको जानकारी मिल जाएगी। एक वयस्क मनुष्य मानव कंकाल में औसतन 206 अस्थियां होती हैं, तो ये बात तो सबको पता है।
लेकिन यहाँ जो चीज़ें दी गई हैं ये इम्पोर्टेंट है, क्योंकि आप भूल गए होंगे तो फिर से आप याद रखिए। कान में आपकी छातियाँ होती हैं, कंठिका में आपकी 1, मुख में आपकी 14 और कपाल में आपकी 8। मनुष्य के शरीर में पैर की हड्डी आपको बतानी है, तो ठोस होती है मनुष्य के शरीर में पैर की हड्डी। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल आपका सही जवाब हो जाएगा। अगले प्रश्न की बात करते हैं। 20 वर्ष की आयु में मानव शरीर में हड्डियों की संख्या होती है लगभग। 20 वर्ष के मानव शरीर में हड्डियों की संख्या 206 होती है, क्योंकि वो धीरे धीरे से वैक्सता धारण कर लेता है। और बच्चे की बात करें तो यहाँ लगभग 300 अस्थियाँ होती हैं, नवजात शिशु जिसको कहते हैं। इसीलिए यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, क्योंकि उपरोक्त में से कोई नहीं आपका सही जवाब हो जाएगा। अब देखते हैं अगला प्रश्न। निम्नलिखित में से कौन सा मनुष्य में अवशेषी अंग नहीं है? तो अवशेषी अंग मतलब कि जिनका कोई काम ना हो इस समय वर्तमान में, तो सामने वाले चपटे दांत कृंतक जिसको कहते हैं इंसीजर्स। जीवधारियों में आकारिकी एवं शारीरिक अध्ययनों में हमें अवशेषी अंगों के बारे में एक ज्ञान प्राप्त होता है। यह एक ऐसा अंग है जो क्रियाहीन प्रतीत होता है, मतलब इसका कोई काम नहीं होता लेकिन अंग आपके शरीर के साथ है, पर इसे पूर्वज की क्रियाशील अंग के समजात दर्शाया जा सकता है। उदाहरण के तौर पर देख सकते हैं आप, मनुष्यों के बृहद आंत में उपस्थित कृमि रूप परिशेषिका जिसको वर्मी फॉर्म अपेंडिक्स कहते हैं, जब ये बढ़ जाता है या इसमें किसी कारणवश कोई इन्फेक्शन होता है तो इसका ऑपरेशन करना पड़ता है, तो इसका कोई काम नहीं है। एवं आँख की निमेषक झिल्ली परिशेषिका शाकाहारी रेमिनेंट स्तनपायी प्राणियों में क्रियाशील होती है, तो इसका कोई काम हमारे शरीर में नहीं है। अगला प्रश्न है, जैविक सिस्टम में रासायनिक क्रिया की प्रक्रिया को तेज करने में उत्तरदायी पदार्थ आपको बताना है, तो सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। जैविक सिस्टम में रासायनिक क्रिया की प्रक्रिया को तेज करने में एंजाइम उत्तरदायी पदार्थ है। अब देखते हैं अगला प्रश्न। थोड़ा सा यहाँ जो एक्स्ट्रा चीज़ें आपको मिल रही हैं इसको भी देख लेते हैं। एंजाइम एक जैविक उत्प्रेरक है जो एक प्रोटीन है और अन्य उत्प्रेरक की तरह अभिक्रिया की गति को तेज करता है। जीवों में ज़्यादातर अभिक्रियाएं एंजाइम की उपस्थिति में होती हैं। उत्प्रेरक के रूप में यह अग्र और उत्क्रम फॉरवर्ड एंड रिवर्स दोनों प्रकार का कार्य करता है, इसलिए यह पदार्थ के निर्माण और संश्लेषण दोनों को उत्प्रेरित करता है। तो यहाँ से चीज़ें आपकी क्लियर होती हैं। विटामिन जो खट्टे फलों में पाया जाता है तथा चर्म को स्वस्थ रखने में जरूरी होता है, तो विटामिन सी आपका सही जवाब हो जाएगा। विटामिन सी आपका मिलता कहाँ से है? रसदार फल विशेषकर आंवला, नींबू, संतरा, नारंगी, अमरूद में पाया जाता है तथा यह चर्म को स्वस्थ रखने में जरूरी होता है। विटामिन सी का रासायनिक नाम एस्कॉर्बिक अम्ल है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, डायरेक्ट आपके एग्जाम में पूछा जाता है। विटामिन सी का रासायनिक नाम एस्कॉर्बिक अम्ल, आपको ध्यान होना चाहिए। देखिए दोस्तों, धीरे धीरे से सभी क्वेश्चन को हम कवर करेंगे। जैसे ही आपकी ये बायोलॉजी खत्म होती है, कुछ विशेष बिहार विशेष के प्रश्नों को हम लाएंगे जो आपके जीके टाइप से होंगे, जो आपके जनरल नॉलेज के होंगे, जो आपके एग्ज़ाम के लिए इंपॉर्टेंट होंगे, प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं, तो उन प्रश्नों को हम कवर करेंगे। 102 वीडियो में ज़्यादा से ज़्यादा 3 वीडियो में उसको भी कवर कर लेंगे, लेकिन आपको वीडियो पूरी देखनी है, एंड तक देखनी है। और अपने जितने भी ग्रुप हो वहाँ पे वीडियो पसंद आती है तो उसके बाद भी आप शेयर ज़रूर करिए, ताकि अधिक से अधिक लोगों तक ये वीडियो पहुँच सके। तो आपके साथ साथ मुझे भी कुछ थोड़ा सा लाभ मिले कि हमारे वीडियो को देखने वाले अधिक से अधिक लोग हमारे साथ जुड़ सकें। तो दूध किसका घटिया स्रोत यहाँ पूछा गया है, तो विटामिन सी का, क्योंकि विटामिन सी इसमें नहीं पाया जाता है इसलिए यहाँ घटिया शब्द का प्रयोग किया गया है। दूध को संपूर्ण आहार माना जाता है, तो एक बात यहाँ से आपको ध्यान रखनी है। पूछा जा सकता है कि किस आहार को संपूर्ण आहार माना जाता है, तो आपको यहाँ ध्यान देना है कि दूध को जो है संपूर्ण आहार माना जाता है, क्योंकि इसमें लगभग सभी अनिवार्य पोषक तत्व पाए जाते हैं, लेकिन इसमें विटामिन सी की मात्रा अत्यंत कम होती है या ना के बराबर होती है। अतः यह विटामिन सी का घटिया स्रोत, पुअर सोर्स कह सकते हैं इसको। देखिए, आप देख सकते हैं कि पूछने का तरीका क्या होता है। विटामिन सी का रासायनिक नाम
तो हम लगातार आपको बार बार थोड़े से ये कहते हुए चल रहे हैं कि पूछने के तरीके पे आप जाइए कि प्रश्नों को कैसे पूछा जाता है, उसी तरह आप भी अपनी तैयारी को मजबूत कर लीजिएगा। विटामिन सी का रासायनिक नाम एस्कॉर्बिक अम्ल हम लोगों ने एक्स्ट्रा चीज़ों में पढ़ा था, सीधे तौर पे आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा। 1997 और 98 में पूछा गया। इसके बाद ये प्रश्न आपको सीधे फिर से पूछा गया 2020 में। तो थोड़े से फेरबदल में आपको देखने को मिल रहा है, और 2001 में और 2000 में भी पूछा गया। यहाँ आप देख सकते हैं आपके सामने इल्यूमिन प्राप्त होता है, तो ये डहेलिया की जड़ों से। इल्यूमिन एक पॉलीसेकेराइड है जो डहेलिया के जड़ों से पाया जाता है। अस्सी % से अधिक सेल में पाया जाने वाला पदार्थ है तो जल। जल की मात्रा देखिए यहाँ पे सेल लिखा गया था, तो सेल का आप दूसरे सेल से इसका मतलब न जोड़िएगा। रासायनिक यानी कि केमिस्ट्री में भी, रसायन विज्ञान में भी एक सेल आता है, तो सेल 2 प्रकार के होते हैं। वहाँ से आप ना समझिएगा। अगर बायोलॉजी आप कर रहे हैं तो उसके बारे में आप सेल मतलब कोशिका होता है, यहाँ ये ध्यान रखने की आवश्यकता है, नहीं तो आप सीधे तौर पे गलत करके आ सकते हैं। एक प्रश्न आपका गलत हो जाएगा तो समझ लीजिए कि आप पॉइंट से बच्चों का होने में रह जाता है। पॉइंट का बहुत बड़ा फेरबदल है, बहुत बड़ा मतलब है, समझिएगा आपको सिलेक्शन दिलाने में। तो जल की मात्रा कोशिका में सर्वाधिक होता है, इसकी मात्रा लगभग 80% तक होती है। तो इस प्रश्न को हम लोगों ने कल की वीडियो में किया था कि 80% से अधिक सेल में पाया जाने वाला पदार्थ यानी कोशिका में। वहाँ से पूछा गया था कि शरीर में सबसे ज़्यादा मात्रा किसकी होती है, जल की, प्रोटीन की, ऐसे तमाम आपको ऑप्शन दिए गए थे। तो मेरे दोस्तों आपको ध्यान रखना है जो चीज़ें आपको बताई जा रही हैं। वर्तमान प्रमाण के अनुसार पृथ्वी पर जीव का उद्गम 2 लाख वर्ष पूर्व हुआ। इस युग में प्रोटोजोआ शैवाल एक जीवाणु थे। तो आधुनिक खोजों से स्पष्ट हो चुका है कि प्रोटोजोआ के उद्भव का प्रारंभ 3.5 अरब वर्ष पूर्व हो चुका था। तो ऑप्शन में दिया ही नहीं गया है। साइनोबैक्टीरिया या नील हरित शैवाल का उद्भव 2.3 अरब वर्ष पूर्व माना जाता है। तो यहाँ से लगभग में भी कोई आपका ऑप्शन नहीं मिल रहा। तो आयोग इस तरह के भी प्रश्न आपको रख सकता है। निषेचन की क्रिया कहाँ पर होती है? देखिए आयोग इस तरह भी प्रश्न रख देता है, उसकी कोई गारंटी नहीं है, तभी आपका कोर्ट कचहरी का मामला होता है। निषेचन की क्रिया आपकी अंडवाहिनी में होती है। मानव में आंतरिक निषेचन होता है। मैथुन क्रिया द्वारा नर युग्मक शुक्राणु स्त्री जननांग में प्रवेश करते हैं। शुक्राणु अत्यधिक सक्रिय तथा चलायमान होते हैं। करोड़ों शुक्राणु योनि में प्रविष्ट कर गर्भाशय ग्रीवा से गर्भाशय की ओर बढ़ते हैं। अंततः सिर्फ एक शुक्राणु डिंबवाहिनी यानी अंडवाहिनी नली में अंडाणु को निषेचित करता है। अगर मान लीजिए गलती से 2 चला गया तो आपके 2 जुड़वा बच्चे तभी होते हैं। ये चीज़ें आपको क्लियर हो गई होंगी। अब देखते हैं अगला प्रश्न। देखिए आयोग इस प्रश्न को ऐसे रख देता है, कुछ प्रश्न ऐसे हर आयोग में आपको देखने को मिलेगा जो विवादित प्रश्न रहते हैं, और जहाँ पे विवाद शुरू हो जाता है वहीं पे वैकेंसी आपकी फंसने की उम्मीद हो जाती है। तो ये बात आप बाखूबी अच्छे तरीके से समझते हैं कि जानबूझकर ऐसे प्रश्न रखे जाते हैं, क्योंकि एक आयोग बिल्कुल ऑथेंटिक प्रश्नों को रखता है। तो कहाँ से ये गलतियाँ होती हैं कि ऐसे भी प्रश्न आपको देखने को मिलते हैं जो विवादित होते हैं। आधुनिक मनुष्य का पूर्वज आपको बताना है क्रो मैग्नान मनुष्य, बहुत बार पूछा गया है, स्टार लगा लीजिए। क्रो मैग्नान आधुनिक मानव से मिलता जुलता है। यह आज के मानव के एकदम समान 6 फुट लंबा और पूरी तरह सीधा था। वह पाषाण युग में रहता था और अस्थि औजारों का प्रयोग करता था। कई बातें यहाँ दी गई हैं, आपको ध्यान रखना है। अगली बार ये प्रश्न को अगर घुमा फिरा के आपसे पूछता है तो आपका गलत नहीं होना चाहिए। वह पशुओं की खाल को सिलकर पहनने की योग्यता रखता था। वह मानव गुफा में रहता था और गुफा की दीवार पर उसके द्वारा बनाए गए भित्ति चित्र प्राप्त होते हैं। वह सबसे नया प्रागैतिहासिक मानव है। तो यहाँ से 5-6 बातें आपको ध्यान देने की आवश्यकता है। थोड़े से फेरबदल में आता है प्रश्न तो आपका गलत नहीं होना चाहिए। विकास का मुख्य कारक क्या है? देखिए ज़्यादातर जितने भी
हम कह सकते हैं टीचर हैं, वो ऑप्शन आपको देते हैं, एक्सप्लेनेशन देते हैं, लेकिन चीज़ें जब आपको एक्सप्लेनेशन दिखाई नहीं देती है तो याद नहीं होती है, दिखाई के साथ साथ सुनाई भी देनी चाहिए। तो ये इस बात का भी आपको ध्यान रखना है कि जो चीज़ें आपको एक्स्ट्रा फैक्ट्स के रूप में दी जाएँ किसी भी टीचर के माध्यम से, वो सुनाई के साथ साथ दिखाई भी देनी चाहिए, ताकि आपको याद होने में समय कम लगे, चीज़ें आपको जल्दी से याद हो जाएं। ये एक आप कह सकते हैं कि मनोवैज्ञानिक तरीका होता है याद करने का। विकास का मुख्य कारक आपका प्राकृतिक वर्ण है। ये प्रश्न एक बार फिर से अगले वीडियो में देखने को आपको मिला होगा। आज विकास के सर्वाधिक मान्य सिद्धांत को विकास का संश्लेषण सिद्धांत के नाम से जाना जाता है। इसमें जाति के अभ्युदय को आनुवंशिक विविधताओं की अन्योन्य क्रियाओं एवं प्राकृतिक चयन के आधार पर स्पष्ट किया गया है। देखिए, इतने सारे लोग देख रहे हैं वीडियो को, आप लोग लाइक नहीं करते हैं दोस्तों। आपका लाइक करने में जाता ही क्या है, सिर्फ आपको क्लिक बस ये करना होता है। अगर कोई कमी है हमारे वीडियो में तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए ना दोस्तों कि ये कमी है, इसलिए मैं आपकी वीडियो को लाइक नहीं करता हूँ। तो उस कमी को मैं दूर करने का हर एक भरसक प्रयास करूँगा। शैवाल और कवक के मिलने से लाइकेन बनता है, जिसे कहते हैं। तो आ जाते हैं एक्स्ट्रा फैक्ट्स पे। हर एक चीज़ आपकी एक साथ क्लियर हो जाएगी और वहाँ पे आपका शैवाल और कवक के मिलने से लाइकेन बनता है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। किनके मिलने से कवक बनता है, शैवाल और कवक के मिलने से लाइकेन बनता है। सॉरी, थोड़ा सा उल्टा हो गया था, जिसे म्यूचुअलिज्म कहते हैं। तो म्यूचुअलिज्म आपको पता हो गया होगा कि एक शब्द यहाँ से ये भी पूछा जा सकता है कि म्यूचुअलिज्म कहते किसको हैं, तो शैवाल और कवक के मिलने से जो लाइकेन बनता है उसी को कहते हैं। इसमें शैवाल तथा कवक दोनों ही एक समान रूप से लाभान्वित होते हैं। शैवाल कार्बनिक पदार्थों का संश्लेषण करते हैं जो स्वयं तथा कवकी घटक के लिए पर्याप्त होता है। कार्बनिक भोजन के बदले में कवकी घटक शैवाल को जल व खनिज उपलब्ध कराते हैं। तो जो चीज़ें आपको दी गई हैं बुक में एक्स्ट्रा फैक्ट्स के रूप में, उसको इग्नोर नहीं करना है दोस्तों, उसको आपको पढ़ते जाना है। एक एक चीज़ आपको याद रहेगी एग्जाम के समय में। प्रतिवर्ती क्रियाओं का नियंत्रण केंद्र कहाँ पर है, तो कशेरुक रज्जु में, स्पाइनल कॉर्ड जिसको बोलते हैं। प्रतिवर्ती क्रियाओं का नियंत्रण कशेरुक रज्जु में होता है। मेरुरज्जु एक बेलनाकार संरचना है। यह मेंडुला ऑब्लिगेटा से आरंभ होकर कशेरुक दंड में घिरा हुआ नीचे की ओर विस्तारित होता है। यह भी मस्तिष्क आवरण द्वारा ढका रहता है। कुल मिलाकर 31 जोड़ी मेरुतंत्रिकाएं मेरुरज्जु निकलती हैं। इसके पहले हम लोगों ने किया था इस प्रश्न को। अगला प्रश्न है, विकास का कारण आपको बताना है। पीढ़ी से पीढ़ी, पीढ़ी दर पीढ़ी अनुकूलन विकास का कारण है। विकास के सर्वाधिक मान्य सिद्धांत को विकास का संश्लेषणात्मक सिद्धांत के नाम से जाना जाता है। इसमें जाति के अभ्युदय को आनुवंशिक विविधताओं को अन्योन्य क्रियाओं और प्राकृतिक चयन के आधार पर समझा जा सकता है। अर्थात पीढ़ी से पीढ़ी अनुकूलन ही विकास का कारण है। अब अगला प्रश्न है, कच्चे फलों की कृत्रिम रूप से पकाने की जो प्रयोग होने वाली गैस है उसको आपको बताना है कौन सी है। तो एसिटिलीन और एथिलीन। फलों को पकाने में एसिटिलीन, एथिलीन दोनों गैसों का प्रयोग किया जाता है। तो अगर आपके एग्जाम में जो प्रश्न पूछा जाएगा उसमें एक ऑप्शन और आपको देखने को मिलेगा, ए बी सी डी के बाद ई रहेगा, जिसमें एक से अधिक इनमें से कोई नहीं, ये जवाब आपका रहेगा। तो जैसे यहाँ दो जवाब आपके सही हैं तो एक से अधिक यानी कि ऑप्शन ई आपको लगाना होगा। तो ये बातें आपको ध्यान रखनी है। साइड पे जाइएगा, वहाँ पे आपको कई चीज़ें मिल जाएंगी नोटिफिकेशन में। OMR भी मिल जाएगा, उसको लगा के आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। प्राकृतिक रूप से फल एथिलीन हार्मोन द्वारा पकता है। कृत्रिम रूप से फल पकाने के लिए एथिलीन गैस और एसिटिलीन गैस का प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ से 2-3 बातें आपको स्पष्ट रूप से याद रखनी है। माँ पौधे की भांति पौधा मिलता है। तो एक्स्ट्रा चीज़ों पे आते हैं। माँ पौधे की भांति बीज और तना दोनों से मिलता है। इसके बाद के प्रश्न को हम लोग कल की वीडियो में करेंगे, ताकि वीडियो बहुत अधिक भी लंबी ना हो और बहुत छोटी भी ना हो, जो कि आपके एग्जाम को बेहतर बनाए। तो माँ पौधे की भांति पौधा मिलता है, तो बीजों से, तनाकार से। तो ऐसे प्रश्न संभावना कम है, लेकिन याद रखिएगा दोस्तों, कल की वीडियोज में हम 91 से प्रश्नों को शुरू करेंगे।
तो यहाँ से हम आपसे लेते हैं विदा। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें और इस परिवार को और अधिक से अधिक बढ़ाने की कोशिश करें। जितने भी आपके और सोशल मीडिया ग्रुप हों वहाँ पे वीडियो को शेयर करें ताकि अधिक से अधिक लोगों तक ये वीडियो हमारी पहुँच सके, उनको भी थोड़ा सा लाभ मिल सके। मिलेंगे नेक्स्ट अगले वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।